वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट की, या यूँ कहें अग्रीमेंट की, यानी रेंट अग्रीमेंट की। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान हो या दुकान हो, उसे रेंट अग्रीमेंट या लीज अग्रीमेंट के जरिए किराए पर ना देकर अब आप बनवा सकते हैं लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। लेकिन ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता क्या है और क्यों आपको बनवाना चाहिए, ये सवाल आपके मन में भी आएगा। मकान मालिक होने के नाते लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने के आपके लिए कई फायदे हैं। अगर आप मकान मालिक हैं तो किन फायदों से आपको क्या फ़ायदा इसमें मिल सकता है, और ये रेंट अग्रीमेंट से कितना अलग होता है, कि आपके लिए पेपर वर्क बढ़ जाएगा, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट को समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत कान्हा। थैंक यू सो मच प्रशांत, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है, जो लोग हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन में जुड़े हैं वो भी भेज सकते हैं अपने सवाल। और सवाल कैसे भेजें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में यूट्यूब पर लाइव भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम प्रशांत के साथ जुड़े हुए हैं अगले आधे घंटे के लिए। तो अगर आप कुछ लीगल एंगल से समझना चाहते हैं कि जब भी आप अपने प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं तो एज ए मकान मालिक आपको क्या चूज करना चाहिए, रेंट अग्रीमेंट या फिर ये लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, जो मैं एक नई बात लेकर आई हूँ, इसमें आपको इसके जरिए आपको अग्रीमेंट करना चाहिए, तो समझते हैं। प्रशांत, वेलकम टू मनी 9। सबसे पहले तो बेसिक सवाल यही है कि रेंट अग्रीमेंट और ये जो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट है, ये दोनों कितने अलग होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जरा समझाइए। थैंक यू प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और ये जो आप लीगल अवेयरनेस या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में लोगों को बता रही है, बहुत ही सराहनीय कदम है। तो हम बात करते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट। जब हम दोनों की ही बात करते हैं तो उसके जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो मोटा मोटी समझने के लिए, देखिए, एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई मालिक है। मालिक किसी प्रॉपर्टी का कोई तब बन जाता है जबकि उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी हो, मतलब प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में हो, और साथ ही साथ उसके पास रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो। जी। इसको कहते हैं टाइटल। तो कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, टाइटल जो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है। अब बात आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ना हो या वो खरीदना नहीं चाहता, और वो किसी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब वो स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है रेजिडेंशियल यूज के लिए या फिर कोई बिजनेस करने के लिए। तो इसके लिए जो सबसे पहले लॉ में जो अरेंजमेंट आया, कोडिफाइड लॉ में, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू आया, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट दिया गया लीज का। इस लीज के अंदर कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए कि जब किसी प्रॉपर्टी को कोई ओनर किसी और व्यक्ति को देगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसको लीज कहा जाएगा। अब प्रॉपर्टी दी है किसी को तो फ्री में तो कोई चीज नहीं जाती, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो उसके बदले में पैसे लेगा, उस पैसे को बोला जाएगा रेंट। और जो प्रॉपर्टी को देगा वो हो गया लेसर, और जो प्रॉपर्टी को लेगा वो हो गया लेसी। अब जब ये चीज आम भाषा में होने लगी तो इसको लीज एग्रीमेंट ना कह करके लोग रेंट एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट, इन सब नामों से जानने लग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1860 का कानून था ये, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उसमें दो तरह के ट्रांसफर बताए गए, एक तो आप एब्सोल्युटली हमेशा के लिए कर दीजिए, और दूसरा है कि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो जैसे कि आपने शहरों के बारे में सुना होगा कि यहाँ का लैंड लीज पर है, तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म लीज दे दिया जाता है बिल्डर को कि आप घर बनाइए, बेच दीजिए। ओके, तो तो यहाँ बेसिकली पे ये लीज ही है जो रेंट अग्रीमेंट ही कहलाती है, जो राइट? रेंट कहा जाता है, जी जी, लेकिन जनरल भाषा में जिस लीव अब एंड आज लाइसेंस अग्रीमेंट ये क्या होता है, ये मैं एक मैं नया टॉपिक टर्म है। पर आ रहा हूँ बस। हाँ, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, मतलब लीव एंड लाइसेंस पे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इससे काफी चीजें, आपके बहुत सारे आगे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसका एक इंटेंशन भी है बताने का कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को आप समझ सकते हैं। तो जब ये लीज का सिस्टम आ गया तो लोगों ने लीज पर अपनी दुकानें देना शुरू कर दी या घर देना शुरू किया जब,
तो अब एक बिजनेसमैन है, उसने दुकान किराए पे लेकर के बिजनेस शुरू कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखिए एक गुडविल क्रिएट हो जाता है किसी भी बिजनेस में कि इनकी शॉप यहाँ पे लोकेटेड है, उस एरिया के लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। तो अब उस प्रॉपर्टी को अगर बिजनेसमैन छोड़ देगा तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कहीं नई जगह पे जाकर के गुडविल बनाने के लिए। और दूसरा इशू आता था कि जब मन करता था मकान मालिक, पहले के जमाने में मकान मालिक बहुत स्ट्रांग होते थे, इतने सारे मकान भी नहीं थे, तो वो अपनी बाहुबली तरीके से किसी को भी घर से निकाल देते थे या दुकान से भी निकाल सकते थे। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए सारे स्टेट्स ने या लगभग सभी स्टेट्स ने रेंट कंट्रोल एक्ट बनाना शुरू कर दिया। रेंट कंट्रोल एक्ट में कहा गया कि किराया कितना हो सकता है, निकालने के लिए जरूरत क्या हो सकती है। तो उसमें एक क्राइटेरिया दिया गया कि किसी भी टेनेंट को तभी निकालेगा कोई भी प्रॉपर्टी ओनर जब वो ये साबित कर सके कि उसको उस प्रॉपर्टी की जरूरत है। अगर प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है और आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो आप उसको उस व्यक्ति को रेंट पे दीजिए जो उसमें रह रहा है, और जो रहता है उसी को उसका बेनिफिट बेटर मिलेगा। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ये आती है कि हो सकता है एक व्यक्ति 1,000 रुपए के रेंट पे किसी प्रॉपर्टी में घुस गया हो और वो 5% का एप्रिसिएशन पर ईयर या पर 2 ईयर्स पे दे रहा हो। लेकिन हो सकता है मार्केट जो है वो उससे तेज चल रहा हो कि आज किराया 30,000 में कोई घुस गया और वो पर ईयर 5% के हिसाब से 31,500 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो बगल में घर खाली था वो अगले साल 35,000 का चढ़ा हो, तो मकान मालिक अपना राइट लूज कर रहा है टू अर्न 3,500 ओके। रुपए। तो इस तरीके के जब प्रॉब्लम्स आए तो लोगों ने क्या करना शुरू किया कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट से आप उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते थे जो कम किराया दे रहा है एज कंपेयर टू मार्केट। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का कहीं कोई लॉ में ऐसा रिकॉग्निशन नहीं, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब लीव और लाइसेंस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लीव का मतलब होता है परमिशन। ठीक है, LE जो लीव एप्लीकेशन नहीं देते हैं एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स की, आप जो है ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो दैट दैट परमिशन इज गिवन टू यूज द प्रॉपर्टी एज पर द लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके। तो आपको परमिशन दी जा रही है कि आप इस प्रिमाइसेस को यूज कर लीजिए, बट यू विल नॉट क्लेम टेनेंसी राइट इनटू इट। तो जब कोई भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है तो उसमें एक ये क्लॉज बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग गिवन फॉर पर्टिकुलर यूज। पर्टिकुलर यूज जैसे कि मान लीजिए कोई कार वॉशिंग के लिए यूज करना चाहता है तो कार वॉश यूज के लिए, कोई वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक बिजनेस पर्टिकुलर सर्विस का करना चाहता है या फिर वहां पे शॉप करना चाहता है, शॉप एस्टेब्लिश करना चाहता है फॉर पर्टिकुलर गुड्स, फॉर सेलिंग पर्टिकुलर गुड्स। तो ये, और साथ में ये भी क्लॉज रहेगा कि दैट यू विल नेवर क्लेम, मतलब जो लाइसेंसी है उसको इसमें लाइसेंसी बोला जाता है, जो प्रॉपर्टी को यूज करता है और जो प्रॉपर्टी को देता है वो लाइसेंसर है। तो दैट द लाइसेंसी विल नेवर डज नॉट क्लेम एंड विल नेवर क्लेम टेनेंसी राइट्स इनटू द प्रॉपर्टी। तो ओवरऑल देखिए फर्क यही है कि जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है इसको टेनेंसी लॉ से एस्केप कराने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो वाला क्लॉज ना लगे कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसीलिए खाली कराई जा रही है क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, जो जिम्मेदारी थी, वो उस ओनर पे थी। राइट, तो मैं ये समझ गई कि इसमें टेनेंसी राइट नहीं होता, जो रेंट पर रह रहा है वो लेसी नहीं बिल्कुल, होगा, वो लाइसेंसी होगा। और वो लाइसेंसी लीव होगा। एंड लाइसेंस, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया इसको प्रशांत। तो तो जो इस मुझे टॉपिक को मैं इसीलिए क्लियर करना चाहता था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, एक बार तो हिस्ट्री जब इसका समझ मतलब जाएंगे। ये हुआ कि रेंट अग्रीमेंट के मुकाबले अगर लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट कोई बनवाता है तो मकान मालिक का पलड़ा तो इसमें भारी रहेगा, राइट? हाँ, पलरा इसलिए भारी रहेगा क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी, जो स्पेशल लॉ बनाया गया था, उससे आप इसको बाहर ले जाते थे। अब मैं ये पास्ट टेंस में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो टेनेंसी प्रोटेक्शन एक्ट्स बने थे या टेनेंट रेंट कंट्रोल एक्ट्स बनाए थे दूसरे स्टेट्स ने, उसमें लिमिटेशन थी 2000, 1950 के लॉस थे तो 2000 बहुत ज़्यादा टेनेंसी होती थी, 1,500, 1,000, 200 ऐसे ऐसे करके था, तो वो अपने आप ऑब्सोलीट हो गए ये लॉस। और अब जा करके 2017 के बाद से या कोविड के टाइम से स्टेट्स ने कार्रवाई शुरू करी है कि वो नए रेंट से रिलेटेड लॉस को लेकर आ रहे हैं। उसमें कैपिंग खत्म की जा रही है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में अभी अंडर प्रोसेस है,
तो इन सब स्टेट्स में नए रेंट कंट्रोल एक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अब उसको लिबरल बनाया गया है, दोनों तरफ को फेवर करें ताकि ये लॉ। और उसमें ये कहा गया अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको बाय दी कंसेंट ऑफ बोथ द साइड्स, टेनेंट जो लेसर है और जो लेसी है वो चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं। अब आपने रजिस्टर करा दिया तो दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं। और उसमें मकान मालिक के लिए ये भी प्रोविजन किया गया है कि अगर मान लीजिए कि टेनेंट ने रेंट पे करना बंद कर दिया तो अगले महीने से डबल दी रेंट अमाउंट पेबल हो जाएगा मकान मालिक के लिए। तो ओके। और अगर वो खाली नहीं करता तो रेंट भी डबल देगा, और साथ में आपका जो लॉस हुआ, जो नुकसान पहुंचा है उस मकान मालिक को, लेटस से कि 30,000 रेंट था, आपने 60,000 कर दिया, पर क्या पता प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 हो गया हो। तो डिफरेंस आता है ना, 30,000 से 60,000 हुआ, डबल अगर रेंट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में तो देखिए 50,000 का इसका रेंट था, तो डबल करने पे 1 लाख होता, तो तो वो 40,000 डिफरेंस भी जो है वो भी देना वो पड़ सकता डिफरेंस है। भी सीख कर सकता है। ओके, आपने अभी जब हम बात कर रहे थे लीव इन लाइसेंस की, तो प्रशांत आपने कहा कि भाई ये आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मान लीजिए आपने जो भी रीजंस दिए सारे कमर्शियल रीजन दिए, तो क्या लीव इन लाइसेंस केवल आप कमर्शियल पर्पस के लिए जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब बनवाया जाता है, या फिर रेसिडेंशियल के लिए भी जब लोग घर किराए पे लेते हैं तो रेंट अग्रीमेंट की जगह मकान मालिक कह सकता है आपको कि भाई आप लीव इन लाइसेंस अग्रीमेंट बनवाइए? क्या ऐसा होता है, ऐसा देखा है आपने? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में, मुंबई में यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का। ओके। और ये आज से नहीं, 1960 से चल रहा है वहाँ पर कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए भी बनाते हैं। क्योंकि देखिए देश में सबसे ज़्यादा अगर रेंटेड प्रॉपर्टी कहीं पे हुई तो वो कोलकाता और फिर उसके बाद मुंबई, इन सब शहरों में ज़्यादा हुई। तो वहाँ पे भी यही, इसी चीज़ को बचाने के लिए कि टेनेंट हमेशा के लिए यहाँ पे अपना कोई राइट ना क्रिएट कर ले और रेंट पे नुकसान ना हो, वहां से ही ये कॉन्सेप्ट आया लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का। एक तो और चीज इसमें इम्पोर्टेंट थी शुरू में, देखिए कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने से एक बेनिफिट जो ओनर्स को मिलता था वो ये था कि इसको 2 साल का बना लिया जैसे। तो कानून ये था पहले, अभी भी वही है कि 12 महीने से ऊपर अगर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट है जो किसी को एक तरीके से प्रॉपर्टी दे रहा है किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लोगों ने इसको इसलिए भी बहुत यूज करना शुरू किया था कि इसके ऊपर अब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टैम्प में लीव एंड लाइसेंस वर्ड शुरू में था ही नहीं। तो और ये लीज के बाहर आ जाता था, तो स्टैम्प ड्यूटी बचती थी। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए कि देखिए ऊपर सिर्फ लिख देने से लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, उसका नेचर नहीं चेंज होगा, और आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। अगर 5 साल, 10 साल, 1 साल के ऊपर अगर आप इसको 1 साल के ऊपर का अगर आपका टर्म है इस लीव एंड लाइसेंस का या फिर लीज का। ओके, सो प्रशांत ये बताइए कि जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, जैसे आपने समझाया कि ये आपको एक तरह से परमिशन है जो उस घर में रहने जा रहा है रेंट में, कि भाई आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और मकान मालिक जो है वो कभी भी आपको कह सकता है कि भाई आपको यहाँ से हट जाना है। तो एक किराएदार को जब वो रेंट अग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनवाते हैं, अग्री करते हैं कि भाई हम इसके तहत रेंट पर लेंगे ये घर, आप उन्हें क्या सलाह देते हैं, किन बातों का ख्याल रखें, और क्या आप एडवोकेट करते हैं कि हाँ आप लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनवा सकते हैं? आपको लगता है कि किराएदारों को इससे दूर रहना चाहिए, स्पेशली रेजिडेंशियल यूजेज के लिए अगर कोई घर ले रहा है? देखिए अधिकतर लोग कोशिश यही करते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट बने। ठीक है, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने के बेनिफिट्स में सबसे पहला तो ये आता है कि एक तो उसको रजिस्टर नहीं कराना होता है, और फिर वो टेनेंसी मानी भी नहीं जाती, क्योंकि टेनेंसी में भी 1 साल के ऊपर का टर्म माना जाता है। तो अगर आपका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है या फिर टेनेंसी एग्रीमेंट है, जिसको कि रेंट एग्रीमेंट बोल रहे हैं, दोनों में ही अगर कोई बदमाश किराएदार घर पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो दोनों में ही जो रास्ता बचता है वो कोर्ट ही जाने का होता है। और कोर्ट में मकान मालिक को फिर दो चीजें सब, लीव एंड रेंट एग्रीमेंट अगर है पुराने कानून के हिसाब से ये साबित करना पड़ता था कि उसको जरूरत है प्रॉपर्टी की, और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है तो उसको ये बात साबित करने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ सिंपली ये कहना मैं इसको नहीं देना चाहता और ये मेरे घर में किसी भी हक के अगेंस्ट में रह रहा, ट्रेसपास कर रहा है। तो वो लिटिगेशन इजी होती है। ओके, और एक बात ये बताइए कि लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार को, जैसे आपने समझाया, एक कहलाएगा लाइसेंसर और एक कहेगा लाइसेंसी।
अगर जी। लाइसेंसर या लाइसेंसी में किसी एक की मौत हो जाने पर इस लाइसेंस अग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या होती है? क्योंकि रेंट अग्रीमेंट में हम देखते हैं कि सपोज किराएदार की मौत हो जाने पर उसके वारिस अग्रीमेंट को जारी रखते हैं, पर लीव एंड लाइसेंस में ये आगे फिर कैसे बढ़ेगा? देखिए, कोई भी एग्रीमेंट अगर है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, हम्म। हाँ, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हो, तो अगर पार्टी किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हेवनली अबॉर्ड ले लेती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर जो रेंट एग्रीमेंट था वो रजिस्टर्ड था, तो उसके लीगल एयर्स उसमें स्विच ऑन कर जाते हैं। पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में चूंकि इसका कोई आपके पास लीगल बैकिंग नहीं होती अदर देन बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सिर्फ एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करता है जिन्होंने इसको साइन किया। अगर साइनिंग पार्टी उसमें एक्सपायर कर जाती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट पार्टी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो सक्सेसर्स हैं, कि आप उन्हीं टर्म्स के साथ हमें ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हमारे साथ भी साइन कर लीजिए। तो फ्रेश लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ेगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाइव जो आया वो मैं लेती हूँ, वो लीव एंड लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। विन ऑट नाम के हैंडल वाला ये क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का क्या कोई फॉर्मेट होता है? किधर से ये मिल सकता है? अगर कोई फॉर्मेट है तो कोई बदलाव अगर फॉर्मेट में हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और टाइम कितना होता है, मतलब कितने समय के लिए बनता है? जो कि शायद प्रशांत ने अभी मेंशन किया था 11 महीने के लिए ये भी बनेगा जैसे रेंट देखिए, लीव एग्रीमेंट एंड बनता है। लाइसेंस एग्रीमेंट आप 15 दिन का बना लीजिए, 10 दिन का भी बना सकते हैं, और ओके। 11 महीने का और 5 साल का भी बना सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम। जो चीज़ आपको एक्सक्लूसिवली मेंशन करनी होती है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, वो ये है कि आपको ये मेंशन करना है कि ओनली राइट टू यूज इज बीइंग ग्रांटेड, मतलब सिर्फ इस्तेमाल करने का हक दिया जा रहा है। एंड द लाइसेंसर विल नॉट क्लेम एनी राइट ऑफ टेनेंसी इन द प्रॉपर्टी, कि लाइसेंसर किसी भी प्रकार से इसमें किराएदारी का अधिकार नहीं मांग रहा है, ना ही कभी मांगेगा। तो ये क्लॉज आपका जरूर होना चाहिए। बाकी जहां जहां पर भी आप कहीं पर भी रेंट वर्ड मत यूज करिए, लाइसेंस फी का वर्ड यूज करिए। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपने एग्रीमेंट में रखने के लिए, तब वो एक प्रॉपर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कहलाता है। कुछ ओके, इसका सुप्रीम कोई कोर्ट फॉर्मेट और या कुछ ऑफिशियल फॉर्मेट तो नहीं है इसका? देखिए, फॉर्मेट में तो आपने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी रेंट करी है, तो आपको उसमें दो ही तीन चीजें इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि प्रेमाइसेस कौन सा रेंट पे दिया जा, वो सॉरी, लाइसेंस या लीज पे दिया जा रहा है, उसका क्या स्पेसिफिक इस्तेमाल होगा, कितने समय के लिए होगा, उसकी ओके। लाइसेंस फीस कितनी होगी। और ये हो गया पॉजिटिव राइट्स। और एक नेगेटिव राइट में आपको लिखना है कि ये किराएदारी नहीं है, इसमें कभी भी जो लाइसेंसी है वो कभी भी इसमें किराएदारी का हक नहीं मांगेगा। ये चीज स्पेसिफिकली लिखे जाना चाहिए। हम्म। अब एक एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ। देखिए, जैसे रेंट पे प्रॉपर्टी ली किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ रहने के हम्म। लिए, और एक व्यक्ति ने, एक कंपनी आती है, लेटेस्ट से बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बीएनबी आती है, या फिर कोई व्यक्ति आता है, ये कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, मैं इसको जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पर लिस्ट करूंगा, और इसमें से एक हायर रेंट निकल करके आएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पर मंथ, अभी तो आप जब इसको किसी फैमिली को रेंट पे दे रहे हैं वो सिर्फ 50,000 आपको महीना दे रही है। पर आपकी प्रॉपर्टी को अगर मैं लिस्ट करता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लाए हुए हैं ना, कि होटल्स की कमी पड़ रही है टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो आप लोग अपने रूम्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो वहां पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 80,000 या 1 लाख रुपीज रेंट पे दूंगा, पर आप मुझे ये राइट दे दीजिए कि मैं इसको अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को किराए पे दे सकूं। तो इट इज नॉट बिकमिंग अ होटल ऑल्सो, बट इट इज बिकमिंग मोर ऑफ अ पेइंग गेस्ट सर्विस, जैसे कि एयरबीएनबी वगैरह काफी फेमस कॉन्सेप्ट है। तो इन सब सिचुएशन में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कराया जाना ज्यादा आवश्यक है। प्रशांत, मुझे एक चीज वरिंग लग रही है इस लीव एंड लाइसेंस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किराएदार हैं उनके अधिकार इसमें
होते ही नहीं, क्योंकि टेनेंसी एक्ट के तहत कुछ नहीं होगा। तो यानी जैसे कि रेंट अग्रीमेंट में होता है ना भाई, कि आप इतने समय का एक नोटिस पीरियड देंगे, घर खाली अगर करवाना है, मैं मकान मालिक हूँ तो मुझे किराएदार को एक नोटिस देना हो कि भाई आप इतने समय में, वो अग्रीमेंट में भी लिखा जाता है। तो लीव एंड लाइसेंस में तो ऐसा कोई भी नोटिस पीरियड होगा ही नहीं, इसका मतलब हुआ यानी नहीं नहीं नहीं, आप लीगल लाइसेंस में भी नोटिस पीरियड बिल्कुल डाल सकते हैं, दोनों ओके। पार्टी एग्री। दस अगर वो दिन 20 दिन। अग्री करे तो शुरुआत में, यानी आप जब ये लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, उसमें आप ध्यान रखें कि नोटिस पीरियड का एक क्लॉज डालें आप, या मतलब लिख दें हाँ कि इतना बिल्कुल समय दिया बिल्कुल। जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ही देना पड़ेगा, अदरवाइज तो देखिए 1 मंथ का तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को कोई भी, अगर उसका आप राइट को टर्मिनेट कर रहे हैं तो 1 मंथ का नोटिस आपको देना ही पड़ेगा। 15 डेज मिनिमम है लॉ की रिक्वायरमेंट, कि 15 डेज है, तो आप 15 डेज से 30 डेज का कुछ भी क्लॉज रख सकते हैं। ओके, सो 15 to 30 डेज का क्लॉज रखा जा सकता है लीव एंड आप लाइसेंस। ऐसे समझने की कोशिश करिए, देखिए कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसके पीछे बैकिंग ऑफ लॉ है, बैकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और टेनेंट जो रेंट कंट्रोल्स एक्ट होते हैं उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, उससे वो बैक्ड होगा। लेकिन जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, इट इज़ अ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और उसको गवर्नमेंट किसी तरीके से दोनों ही साइड को कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। और कोई तो ये डिस्प्यूट एक, होगा तो आप कोर्ट जाएंगे। आप कोर्ट जाएंगे, और वो नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे कोर्ट फीस वगैरह भी ज़्यादा लगती है। और पर ये बिल्कुल एक प्योर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टीज विदाउट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लॉ। ओके, और लीव एंड मतलब नॉट लाइसेंस एनी लॉ, अग्री। रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट लॉ से इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ओके, सो लीव एंड लाइसेंस में आप क्या क्या चीज़ें कहेंगे डालने के लिए, और इसमें क्या कोई फीस भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि नहीं देनी होगी। आप थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए, क्या कोई फीस देनी हाँ है, किस तरह के पेपर में इसको बनवाएं, किस बातों का ख्याल, किन बातों का ख्याल रखें, अगर आप किराएदार हैं, टेनेंट हैं, हालांकि टेनेंसी के इसमें नियम नहीं लागू होंगे, लेकिन टेनेंट हैं, और अगर आप मकान मालिक हैं तो। देखिए, दोनों में ही एग्रीमेंट कोई भी हो तो एग्रीमेंट चाहे 1 महीने का हो, चाहे उससे ज़्यादा समय के लिए हो, अगर वो आपके दोनों के बीच में नोटराइज्ड है तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट आता है एग्रीमेंट में इन दोनों में ही, अगर वो 12 महीने या 12 महीने से ऊपर का है। 12 महीने मतलब अगर लास्ट डे आपका जो है वो विद इन ईयर आ रहा है तो भी वो, मतलब विद इन द लास्ट डे ऑफ द ईयर आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उसको रजिस्टर कराना एज पर लॉ मैंडेटरी है। और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती है, रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 1 से 2% स्टैम्प ड्यूटी लगती है ऑन दी एवरेज रेंट विच विल बी पेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। कुछ स्टेट्स में इसको 1 ईयर एवरेज करते हैं, कुछ स्टेट्स में ओवर द एंटायर पीरियड इसको एवरेज आउट किया जाता है। जैसे दिल्ली में अगर 1 साल का एग्रीमेंट है या 5 साल का एग्रीमेंट, लीव टू लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो उसकी अपर कैपिंग 10,000 कर रखी गई है। ओके, तो आपने अलग जैसे अलग कि आप स्टेट्स के अलग मल्टीपल है। लॉन्गर पीरियड के लिए लीव एंड लाइसेंस बनवा सकते हैं प्रशांत, क्या रेंट अग्रीमेंट बिल्कुल भी 11 महीने की जगह आप मल्टीपल इयर्स के लिए बनवा सकते हैं? बिल्कुल, रेंट एग्रीमेंट भी आप 5 साल 10 साल जितने का चाहे ओके। कर सकते हैं, और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने सालों के लिए आप लीज कर रहे हैं, लीज और रेंट कर रहे हैं, या फिर लीव और लाइसेंस कर रहे हैं। कुछ खर्चा आता है और लीव एंड नॉर्मली लाइसेंस देखिए, अग्रीमेंट बनवाने पर? नॉर्मली देखिए, टू सेव ऑन स्टैम्प ड्यूटी, जो छोटे एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे कमर्शियल्स इन्वॉल्व नहीं होते, गुडविल नहीं इन्वॉल्व होती, तो मतलब जैसे कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो लोग 11 मंथ्स ही प्रेफर करते हैं, बट जहाँ पर बिजनेस स्टेक्स होते हैं, लार्ज बिजनेस स्टेक्स होते हैं, वहाँ पे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अमूमन लोग 5 ईयर्स तक का करते हैं। लाइक ये जो मॉल्स होते हैं जहाँ पे लाइसेंस पे कोई अपनी शॉप खोल रहा है या ओके। बिजनेस वेंचर कर रहा है, तो लोग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स 5 ईयर्स तक का करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, ये एक ट्रेंड है रियल एस्टेट का, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक ट्रेंड है। अगर आज के दिन में लॉज, जैसे अब लॉज आ गए हैं, जो नए लॉज बन रहे हैं टेनेंसी के को लेकर के, जिसमें मैंने आपको बताया डबल द रेंट, और साथ में जो लॉस हुआ है उसको भी मेक गुड करना पड़ेगा टेनेंट को। तो उनके चलते हुए अगर आज के दिन में टेनेंसी हो रही है, टेन, और जो मकान मालिक हैं वो इस बात पर एम्फेसिस करना चाहते हैं कि देखो, नोएडा में मैं दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में लॉ आ चुका है टेनेंसी और ये रेंट प्रोटेक्शन
या फिर इन सब से रिलेटेड लॉ, तो वो चाहें तो ये टर्म रख सकते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट रजिस्टर होगा बिफोर दी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्योंकि उसके भी बहुत फायदे हैं, वहाँ पे रिजोल्यूशन फास्टर है, क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन है वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके। जैसे आपने सुना कोर्ट्स में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये भी एक बिलीफ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, जो कलेक्टर का ऑफिस होता है, वहाँ पे टाइम कम लगे। आ, तो इन सब चीज़ों के चलते एक ये भी अच्छा ऑप्शन है कि जिन स्टेट्स में नए रेंट कंट्रोल या नए रेंट से रिलेटेड लॉज आ गए हैं, एक्ट्स आ गए हैं, वहाँ पर आप अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब रेंट पे दे रहे हैं तो आप वहाँ पे रजिस्टर कराना कंसीडर कर सकते हैं।